नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही नीरज चोपड़ा का लुसाने डायमंड लीग खिताब जीतना। क्रिकेट से भी एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज इस साल भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। बात करेंगे सोमवार से शुरू हो रहे साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की भी, वहीं नजर डालेंगे फुटबॉल ट्रांसफर से जुड़ी खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। सबसे पहले बात नीरज चोपड़ा की। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने लुसाने डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। नीरज ने 87.66 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। नीरज का इस साल का ये दूसरा स्वर्ण पदक रहा। इससे पहले उन्होंने मई में दोहा डायमंड लीग का खिताब भी अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद शुरू हुआ नीरज चोपड़ा का स्वर्णिम सफर लगातार जारी है। शुक्रवार को नीरज ने प्रतिष्ठित लुसाने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मांसपेशियों के खिंचाव से उबरने के बाद नीरज चोपड़ा एक बार फिर हाथ में भाला उठाकर कीर्तिमान रचा है। नीरज ने 87.66 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं जर्मनी के जूलियन बीवर 87.03 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर है। नीरज का इस साल ये दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले वो दोहा डायमंड लीग में भी पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने पहले राउंड में फाउल के साथ शुरुआत की। पहले दौर के अंत में नीरज शीर्ष 3 एथलीटों में भी नहीं थे। इसके बाद दूसरे प्रयास में नीरज ने 83.52 मीटर का थ्रो किया। तीसरे प्रयास में नीरज ने 85.02 मीटर का स्कोर किया। इस थ्रो के साथ ही वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए। ऐसे में चौथे प्रयास में नीरज फाउल कर बैठे। 5वें प्रयास में नीरज का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने 87.66 मीटर का थ्रो हासिल किया। इसके साथ ही वो पहले स्थान पर पहुंच गए। नीरज का ये करियर का 8वां अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स और डायमंड लीग जैसे टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट में लिखा, लुसाने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई। अपने असाधारण प्रदर्शन की बदौलत वो तालिका में शीर्ष पर रहे। प्रतिभा और समर्पण के साथ सफलता के लिए किए जा रहे उनके निरंतर प्रयास सराहनीय हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ट्वीट कर नीरज को बधाई दी। अपने ट्वीट में खेल मंत्री ने लिखा, नीरज की धमाकेदार वापसी। अपने 5वें प्रयास में 87.66 मीटर के विशाल थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने फिर से डायमंड लीग में अपना दबदबा बनाए रखते हुए लुसाने में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया। हमारी टॉप स्कीम के एथलीट ने मांसपेशियों की चोट से उबरकर शानदार वापसी की और हमें फिर से गौरवान्वित किया। 25 वर्षीय नीरज ने 5 मई को दोहा डायमंड लीग के बाद से मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण खेलों से दूर हो गए थे। इसके चलते उन्हें 4 जून को हुए फैनी ब्लैंकर्स कोएन गेम्स और 13 जून को हुए पावो नूरमी गेम्स से नाम वापस लेना पड़ा। 29 मई को उन्होंने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। डायमंड लीग में नीरज 8 अंकों के साथ लीग में शीर्ष पर चल रहे हैं। वहीं वादलेजे के 7 और पीटर्स के 6 अंक हैं। लुसान के बाद मोनाको में 21 जुलाई और ज्यूरिख में 31 अगस्त को डायमंड लीग होनी है, जहां जेवलिन थ्रो शामिल है। लीग का फाइनल यूजीन अमेरिका में 16 और 17 सितंबर को होगा। नीरज हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भी हिस्सा लेंगे। ये चैंपियनशिप 19 से 27 अगस्त तक होगी। नीरज ने 2022 यूजीन में हुए पिछले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। लुसाने डायमंड लीग में एक और भारतीय मुरली श्रीशंकर का भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने 5वां स्थान हासिल करने में सफलता पाई। उनका सर्वश्रेष्ठ छलांग तीसरे प्रयास में रहा, जब उन्होंने 7.88 मीटर की दूरी तय की। 24 वर्षीय श्रीशंकर ने 9 जून को पेरिस लेग में पहली बार डायमंड लीग में पोडियम फिनिश किया था और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। वे इस महीने की शुरुआत में भुवनेश्वर में नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप के दौरान करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 8.41 मीटर की छलांग लगाई थी।
भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। कोरिया में आयोजित हुई प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने ईरान को हराने में सफलता पाई। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने ईरान को फाइनल में रोमांचक मुकाबले में 42-32 से हराया। टीम इंडिया पूरी प्रतियोगिता में अजेय रही। यह 8वां मौका है जब भारत ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का खिताब जीता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में 6 टीम भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और हांगकांग ने हिस्सा लिया था। भारत ने लीग चरण में सभी 5 मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में पहुंची। अब बात करते हैं क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज की टीम भारत में होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में नहीं दिखेगी। क्वालिफायर्स के सुपर 6 राउंड में वेस्ट इंडीज को स्कॉटलैंड ने 7 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही वेस्ट इंडीज की टीम भारत में इस साल होने वाले वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। 2 बार के विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज की टीम इस साल भारत में होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप में नजर नहीं आएगी। जिम्बाब्वे में खेले जा रहे विश्व कप क्वालिफायर्स के सुपर 6 स्टेज के एक अहम मुकाबले में वेस्ट इंडीज को स्कॉटलैंड के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड के सामने 142 रन का मामूली सा लक्ष्य रखा था। वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही और कोई भी बल्लेबाज 50 का आंकड़ा पार नहीं कर सका। जेसन होल्डर ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। रोमारियो शेफर्ड ने 36 और ब्रेंडन किंग ने 22 रन की पारी खेली। कैरेबियाई टीम पूरे ओवर्स भी नहीं खेल सकी और 43.5 ओवर में 181 रन बनाकर ढेर हो गई। 182 रन के मामूली लक्ष्य को स्कॉटलैंड ने 39 गेंद बाकी रहते 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही वेस्ट इंडीज का वनडे विश्व कप में खेलने का सपना टूट गया। एक वक्त क्रिकेट जगत की सबसे ताकतवर टीम मानी जाने वाली वेस्ट इंडीज के लिए विश्व कप के लिए क्वालिफाई तक न कर पाना बेहद शर्मनाक है। क्रिकेट के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब वेस्ट इंडीज वनडे विश्व कप का हिस्सा नहीं होगी। इससे पहले वेस्ट इंडीज ने वनडे विश्व कप के सभी 12 संस्करण में भाग लिया है। वनडे विश्व कप के पहले 2 संस्करण में 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज की टीम ने खिताब अपने नाम किया था। 1983 के विश्व कप में भारत ने वेस्ट इंडीज को फाइनल में मात दी थी और उसके बाद से कभी भी वेस्ट इंडीज की टीम ये खिताब नहीं जीत सकी है। भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप में कुल 10 टीम भाग लेंगी। 8 टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं क्वालिफायर्स के सुपर 6 स्टेज में शीर्ष पर रहने वाली 2 टीम क्वालिफायर्स के जरिए टूर्नामेंट में जगह बनाएंगी। वेस्ट इंडीज की टीम अब अगर अपने बाकी बचे मैच जीत ले तब भी वो क्वालिफायर्स में टॉप 2 में शामिल नहीं हो सकती। इससे पहले क्वालिफायर्स के पहले स्टेज में भी वेस्ट इंडीज को जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और तभी से कैरेबियाई टीम के विश्व कप में हिस्सा लेने पर संकट के बादल छा गए थे। अब इस हार ने कैरेबियाई क्रिकेट को एक नए रसातल में पहुंचा दिया है, जहां से वापसी करने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। विश्व कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा विश्व कप ही भारत में खेला जाएगा। भारत इससे पहले साल 1987, 1996 और 2011 के वनडे विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कर चुका है। विश्व कप के दौरान 10 टीमें राउंड रॉबिन लीग में एक दूसरे से भिड़ेंगी, जिसमें 45 मुकाबले खेले जाएंगे। क्रिकेट के महाकुंभ में तपने को तैयार हो जाएं क्रिकेट प्रेमी, क्योंकि हो चुका है उस महाजंग का ऐलान, जहां 10 टीमों के बीच होगी वनडे का विश्व सरताज बनने की भिड़ंत। मंगलवार को आईसीसी ने मुंबई में एक प्रेस वार्ता में वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में 5 अक्टूबर को पिछली बार की विजेता इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मेजबान भारत ग्रुप दौर के अपने सभी 9 मुकाबले देश के अलग अलग मैदान पर खेलेगा। विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को
चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलकर करेगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को भारत दिल्ली में अफगानिस्तान से भिड़ेगा, जबकि 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। इसके बाद भारतीय टीम 19 अक्टूबर को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी, जबकि 22 अक्टूबर को धर्मशाला में न्यूजीलैंड से सामना होगा। 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड से टक्कर होगी, जबकि 2 नवंबर को भारतीय टीम मुंबई में क्वालिफायर टीम से भिड़ेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 नवंबर को कोलकाता में सामना होगा। भारतीय टीम 11 नवंबर को बेंगलुरु में क्वालिफायर टीम से भिड़ेगी। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 15 और 16 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो ये मुकाबला मुंबई में होगा। मुंबई से शिशिर के साथ स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में तिरंगे की शान बढ़ाकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली में भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। स्पेशल ओलंपिक के इस संस्करण में भारतीय खिलाड़ियों ने 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक के साथ कुल 202 पदक जीते हैं। इनमें से 89 मेडल महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में तिरंगे की शान बढ़ाकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों का स्वागत दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान किया गया। खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व है। पहले मैं आप सभी पदक विजेताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं और आप सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आप सभी ने भारत का मान विश्व पटल पर बढ़ाया है। आपके समर्पण, दृढ़ता और उल्लेखनीय उपलब्धियों ने खेल की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आज पूरा भारत आप सभी पर गर्व करता है। मैं उन सभी विशेष एथलीटों की भी सराहना करता हूं जिन्होंने अपनी अटूट समर्पण भावना से इस मंच की शोभा बढ़ाई। आपने दुनिया को दिखा दिया है कि सच्चा दृढ़ संकल्प कैसा होता है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्पेशल ओलंपिक में भारत की तरफ से हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे, और आज आप सबके चेहरे खिले हुए हैं। जिन खिलाड़ियों ने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है, इन सभी खिलाड़ियों को मैं हृदय से अभिनंदन देता हूं। हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहा करते हैं, खेलोगे तो खिलोगे। आज आप लोगों ने खेला है, बड़ी मेहनत की है निष्ठापूर्वक, और आप लोगों ने आज सफलता के जरिए हंसने लगे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने भी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में केवल देश का प्रतिनिधित्व करना ही सम्मान की बात है। एथलीट्स का को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने मेडल्स जीती, लेकिन उससे ज़्यादा बधाई मैं उन एथलीट्स को देता हूँ जिन्होंने एक्चुअली मेडल नहीं जीते, कम से कम 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट किया। क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, मेडल जीतना आसान है। गौरतलब है कि बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में देश के 198 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खिलाड़ियों ने दुनिया भर से आए कुल 5000 खिलाड़ियों के बीच अद्भुत खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 76 स्वर्ण पदक, 75 रजत और 51 कांस्य पदक के साथ कुल 202 पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारत के स्पेशल खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रोलर स्केटिंग में 31 पदक प्राप्त किए, वही 89 पदक महिला खिलाड़ियों के नाम रहे।
दिल्ली से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं टेनिस की और अब खबर साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन से जुड़ी हुई। नोवाक जोकोविच को सोमवार से शुरू हो रहे साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। विंबलडन में जोकोविच की नजर अपना 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने पर रहेगी। विंबलडन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता दी गई है, वहीं नोवाक जोकोविच को दूसरी वरीयता मिली है। महिला एकल वर्ग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की इगा श्वांतेक को पहली और बेलारूस की सबालेंका को दूसरी वरीयता प्रदान की गई है। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन सोमवार से शुरू होने जा रहा है। विंबलडन में पुरुष एकल खिताब जीतने के प्रबल दावेदार माने जा रहे नोवाक जोकोविच का कहना है कि उनकी नजर अपना 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने पर है। फ्रेंच ओपन जीतने के साथ ही जोकोविच राफेल नडाल को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए थे। जोकोविच ने पिछले 4 विंबलडन खिताब जीते हैं और वे रोजर फेडरर के रिकॉर्ड 8 बार विंबलडन जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ एक खिताब दूर है। वहीं जोकोविच मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड से भी सिर्फ एक खिताब की दूरी पर है। I don't feel more relaxed, to be honest. मैं बहुत ज्यादा आराम करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे अंदर अभी भी सफलता हासिल करने की भूख है। मैं और ग्रैंड स्लैम जीतना चाहता हूँ, टेनिस में और उपलब्धियां हासिल करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि फिलहाल मैं शीर्ष स्तर पर टेनिस खेलने के लायक हूँ। फ्रेंच ओपन के कुछ दिन बाद ही मैंने घास पर खेलने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। I'll have to face probably different circumstances and have different approach. दुनिया के नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव भी विंबलडन में अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहते हैं। मेदवेदेव कभी भी विंबलडन में चौथे दौर से आगे नहीं बढ़ सके हैं। मुझे हार्ड कोर्ट ज्यादा पसंद है। अब तक मेरे लिए घास से ज्यादा अच्छे परिणाम क्ले पर आए हैं। मैं ये बदलना चाहता हूँ। मैं घास पर अच्छा खेलना चाहता हूँ। पिछले साल मैंने 3 टूर्नामेंट में से 2 के फाइनल में जगह बनाई थी। मुझे अपनी लय हासिल करनी होगी। पूर्व विश्व नंबर 1 एंडी मरे का मानना है कि वे दुनिया में बेहतरीन ग्रास कोर्ट खिलाड़ियों में से एक हैं। 36 साल के मरे ने 2013 और 2016 में ये टूर्नामेंट 2 बार जीता है। हालांकि पिछले कुछ साल में मरे चोट और सर्जरी के चलते संघर्ष करते नजर आए हैं। ये मेरे लिए हमेशा ही साल का सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट रहा है। मैं यहाँ हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही करना चाहता हूँ, चाहे कोई भी शारीरिक परेशानी क्यों ना हो। मैं अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हूँ और ऐसे समय पर आप मिले हुए हर मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। महिला एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा श्वांतेक भी ग्रास कोर्ट पर अपना रिकॉर्ड सुधारने के उद्देश्य से विंबलडन में उतरेंगी। पिछले साल मैं नंबर 1 के रूप में आई थी और मुझ पर बहुत दबाव था। मैंने सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दिया और सीखने की कोशिश की। कोशिश करूंगी कि इस बार उस सीख का कुछ फायदा उठा सकूं। घास पर खेलना हमेशा ही मुश्किल होता है। फ्रेंच ओपन में क्ले पर अच्छा खेलने के बाद आपको विंबलडन में घास पर खेलने की तैयारी करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इगा श्वांतेक ने 2022 में यूएस ओपन जीता था। वहीं पिछले महीने उन्होंने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। हालांकि श्वांतेक का विंबलडन में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और वे राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। ड्यूरेंट कप ट्रॉफियों को दिल्ली में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी के साथ
थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने झंडी दिखाकर ट्रॉफी टूर पर रवाना किया। ड्यूरेंट कप का 132वां संस्करण अगस्त में कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किया जाता है। अगले महीने ट्रॉफी टूर के हिस्से के रूप में 3 ट्रॉफियां देश भर की सैर करेंगी। मेगा इवेंट के लिए कोलकाता पहुंचने से पहले शिमला, उधमपुर, जयपुर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोकराझार, गुवाहाटी और शिलोंग जैसे शहरों पर रुकेंगी। विदेशी टीमें 27 साल के अंतराल के बाद इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। तो खेल आजकल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।